घर से निकलता हूँ दुआओं का सहारा लेकर, वरना इस दौर में कब कोई सफ़र है महफूज। न शाम है महफूज न सहर है महफूज, फिर भी गुमा है ये कि मेरा घर है महफूज। पता नहीं रंग बिरंगे राजस्थान को किसकी नज़र लग गई है, जो इस कदर बदरंग हो गया है कि शहर दर शहर खून ही खून दिखाई दे रहा है। जोधपुर के फलौदी से गम टूटा नहीं था कि जयपुर में कहर टूट पड़ा। पिछले 2 दिनों में सड़क हादसे में 2 बड़े शहरों में 30 लोगों की जानें गई है। हादसा दर हादसा होता ही जा रहा है। लोग कह रहे हैं किसकी नजर लग गई, ऐसा क्यों हो रहा है, कितने बड़े हादसे हो रहे हैं। अग्निकांड चाहे अस्पताल में हो, सड़क पर हो, बस हादसा, और उसके बाद इस तरह से ट्रोला और टेम्पो भिड़ा। अब एक ट्रोला चालक नशे में डूबकर शहर को बदस्तूर कुचलता चला गया। जब मैं वहां गया तो उस मंजर को देखने के बाद दिल भारी हो उठा। किसी की मां गई, किसी के पिता गए, किसी की बच्ची गई, किसी का बेटा गया, किसी का भाई, किसी की बहन। देखते ही देखते न जाने कितने लोगों की दुनिया उजड़ गई। कौन कब कहां महफूज है, आपके जीवन की कोई गारंटी नहीं है। उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही इस सिलसिले को किसी भी तरह से वो रोकें। बेगुनाह लोग बेवजह जान गंवा रहे हैं। लौटते हैं राजस्थान के सियासी बुलेटिन पर। राजस्थान की सियासत में क्या चल रहा है, कौन आगे चल रहा है अंता में, कौन पीछे चल रहा है, बिहार के चुनाव का क्या असर होने वाला है, बिहार के चुनाव में कौन कौन नेता कहां लगा हुआ है, और फिर अंता से दूरी क्यों है। अंता उपचुनाव को लेकर जितनी खबरें आ रही है मीडिया में, उन खबरों से इतर जो जमीन पर वहां पर पत्रकार काम कर रहे हैं, जो रैलियों और सभाओं को कवर कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही अलहदा अपनी रिपोर्टिंग दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है मीडिया में, और बहुत दिनों से परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि प्रमोद जैन भाया आगे हैं, मगर जो ग्राउंड पर रिपोर्टर हैं, गांव दर गांव, शहर दर शहर घूम रहे हैं, उनका कहना है कि मुकाबला तो नरेश मीणा और बीजेपी में ही है। अब देखिए, कोई छुपा हुआ वोट हो जिसे कोई संजय की तीसरी आंख देख रहा हो तो हमें पता नहीं, पर भीड़ जो कुछ कह रहा है वो बता रहा है कि ये कारवां नरेश मीणा का है, ये किसी बाहरी लोगों का नहीं है जिसे आप हल्के में लेने के लिए कुतर्क देते हैं। ये पचेवर कला के लोगों ने 2-2.5 लाख रुपए अपने खून पसीने का इकट्ठा करके नरेश मीणा को हाथी पर लेकर घूम रहे हैं, और इस गांव में मीणा समाज और माली समाज के लोग बराबर रहते हैं, और दोनों ही इसमें हिस्सा ले रहे थे। अब इस कारवां को देखकर आप कह सकते हैं कि भीड़ तो हमेशा होती है, और भीड़ का ही परिणाम था कि देवली उनियारा में 60,000 से ज्यादा वोट आए थे, मगर मैं तब भी कह रहा था कि नरेश मीणा वहां पर दूसरे स्थान पर रहेंगे। और आज भी मैं कह रहा हूं कि टक्कर बीजेपी और नरेश मीणा में ही है। नरेश मीणा पहले स्थान पर भी यहां हो सकते हैं, दूसरे स्थान पर भी हो सकते हैं, मगर ये जो हाथी पर बैठाने का शौक है गांव वालों का, ये प्यार जो है ये यूं ही नहीं अंता में आया है, एक उम्मीद लेकर आए हैं। जब मैं देखता हूं कि अपने उम्मीदवारों से लोग सवाल करने लगे हैं कि हमारा घर क्यों नहीं बना, हमारी सड़क क्यों नहीं बनी, तो इस परिवर्तन का एक हिस्सा नरेश मीणा भी हैं। अब देखिए, मैं
इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी एक उम्मीदवार को आगे बताना है। अभी आरोप लग जाते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं जो देखता हूं वह कहने का आदी हूं, भले ही दुनिया हमें फसादी कहे। मैं तब भी देवली उनियारा में नरेश मीणा को कह रहा था कि आप दूसरे स्थान से आगे नहीं बढ़ रहे हो। यहां पर मामला बिल्कुल तिकोना हो गया है और प्रमोद जैन भाया दिनों दिन खिसकते आ रहे हैं नीचे। ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके साथ चलने वाला जो कारवां है वो रोज दररोज छोटा होता जा रहा है। और कल वसुंधरा राजे महारानी की एंट्री है। महारानी जो इलाके के नब्ज को जानती हैं, कोई दूसरा नेता नहीं जानता है। भले ही अंता में अब तक प्रमोद जैन भाया का राज है, मगर किसी को गुमान नहीं होना चाहिए कि उसका घर महफूज है। ये मैं दिखा रहा था आपको। ये गए थे सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। इनकी सभा को देख रहा था, इनके भाषण की शैली को देख रहा था। मुझे लगा अभी अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तौलिया गमछा लहराया है और ये कह रहे हैं कि हमारा ही नकल किया है। ये नुक्कड़ सभा से भी खराब सभा है। अगर ये सभा प्रदेश अध्यक्ष के लिए है तो मुझे लग रहा है कि ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। और जो अशोक चांदना तीसमार खां बन के घूम रहे हैं, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है कि ये मोबाइल मत देखो, न्यूज मत देखो, फिर कहते हैं मोबाइल बंद कराओ, डर भी है, ये उसी वजह से हो रहा है। उन्हें लगा था इनको कि अशोक चांदना के जाने से गुर्जर समाज के लोग आ जाएंगे, मगर गुर्जर समाज के युवा बड़ी संख्या में नरेश मीणा के साथ घूम रहे हैं। इस सच्चाई को इंकार नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था हमारी नकल की है प्रधानमंत्री ने, तौलिया बजाए, हमारा तो 11 बार टकाटक करता है, मगर यहां पर टकाटक करने वाली भीड़ नहीं थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे संकेत नहीं है। भैया और भाभी जो जा रहे हैं प्रचार में, वहां पर जो कुछ देखने को मिल रहा है, यह हो सकता है, देखिए कई बार जो आंखें देखती है वो सच्चाई नहीं होती, लेकिन हमारी तो आदत है और हमारा काम भी है कि हम वही बताएं जो देखें, भले ही किसी को बुरा लगे। अब जो हम नहीं देख पाए वो बताएं तो ये अच्छा भी नहीं है, और ये जरूरी नहीं कि जो हम देख पाए वही सच भी हो, मगर उसके लिए हम कर भी क्या सकते हैं? हम वही बता सकते हैं जो हम देख सकते हैं। और इसीलिए जब मैं इनका भाषण सुन रहा था तो अभी तक के, आज तक के सबसे नीरस भाषण गोविंद सिंह डोटासरा का मैंने यहां सुना। पर्ची आई, पर्ची गई, पर्ची आएगी, पर्ची जाएगी, मतलब अंता के लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं था। ये जरूर कहा कि हमने बहुत काम किए, मगर ये संयोग था कि हम हार गए, संयोग नहीं था। जो अशोक चांदना ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं प्रमोद जैन भाया को, क्या भरत सिंह के जिंदा रहते हुए किसी भी कांग्रेस नेता के पास इतनी नैतिक ताकत होती कि वह दलील दे पाता? पता नहीं। मगर कंवरलाल मीणा वहां अगर जीते थे तो उसकी बहुत सारी वजहें भी थी। हो सकता है कंवरलाल मीणा की अकर्मण्यता की वजह से लोग भाया को याद करने लगे, मगर नरेश मीणा उस दौर को भूलने नहीं दे रहे हैं। ये एक सच्चाई है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा को नरेश मीणा ने। मैं नरेश मीणा की बातों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता भी नहीं। अब प्रधानमंत्री की भाषा हो, राहुल गांधी की भाषा हो, चुनाव में सबकी भाषा बिगड़ जाया करती है, तो ये तो नरेश मीणा है, बिगड़े हुए भाषा के हैं। मगर जिस तरह से कांग्रेस और नरेश मीणा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है कि दोनों का वोट बैंक एक है। जो आगे बढ़ेगा वो दूसरे के वोट बैंक को खाएगा, और ये कड़वाहट आने वाले वक्त के साथ बढ़ भी सकती है। अशोक चांदना ने हिंडोली में कारवां देखा है, मगर वहां पर भीड़ ना जुटने की वजह से प्रभारी होने के नाते उनका गुस्सा मीडिया पर निकल रहा है, सोशल मीडिया पर निकल रहा है। ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है।
इसे अपने साथ लेकर जीना चाहिए। मैसेंजर को शूट करने से मैसेज शूट नहीं होता है, कोशिश कहीं और करनी पड़ेगी। मगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत कहाँ हैं? अशोक गहलोत का जरूर बयान आया प्रमोद जैन भाया की ईमानदारी को लिए। मैं अगर होता उस इंटरव्यू में पूछ रहा होता सवाल को, तो उनसे जरूर पूछता कि PWD मंत्री थे प्रमोद जैन भाया, आपने क्यों हटाया था? पर मुझे बहुत कम नेता इंटरव्यू देते हैं और सुजिंदर सिंह रंधावा से उनके रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। उसकी कई वजह हैं, मगर ये चुनावी सभा का एक दृश्य है, तो ये दृश्य जो है बहुत अच्छी कहानी नहीं कह रहा है और इस बात को स्वीकार करना चाहिए। हम पे भरोसा ना हो तो आप खुद ही देख लीजिए इस दृश्य को, और इस दृश्य को देखने के बाद आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि आप इसे कैसे पढ़ेंगे। खैर, लौटते हैं अब बीजेपी पर। मोरपाल सुमन को बहुत अच्छे 30 मार का कैंडिडेट नहीं है। नरेश मीणा भी जेल जा चुके हैं, प्रमोद जैन भाया बेल पर हैं और मोरपाल सुमन भी जेल जा चुके हैं, बेल पर हैं। मगर दुष्यंत सिंह उनके लिए पसीना बहा रहे हैं। और मैंने कहा था पहले कि दुष्यंत सिंह भले ही मेहनत कर लें, उनके बूते की बात नहीं है वहां जीता पाना, महारानी को मैदान में उतरना ही पड़ेगा। इसलिए मंगलवार को वसुंधरा राजे अंता पहुंच रही हैं और उनके पहुंचने के बाद अंता की फिजा बदलेगी। बीजेपी के पास एक वोट बैंक है जहां से उन्हें स्टार्ट करना है। सरकार की तरफ से जोगाराम पटेल वहां पर लगे हुए हैं, संजय शर्मा भी गए थे, बहुत सारे मंत्री जा रहे हैं, प्रेमचंद बैरवा भी गए थे क्योंकि बैरवा वोट वहां बहुत ज्यादा है और उसी कोटे से इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो रस्म अदायगी तो करेंगे, मगर फिर कह रहा हूं ये सब खांचे में भरने के लिए है। प्रदेश अध्यक्ष गए थे मदन राठौड़ भी, और मैं देख रहा था आज सुबह तस्वीरें आ रही थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं भजन लाल शर्मा। उनके लिए बहुत कुछ है नहीं वहां, मगर चूंकि मुख्यमंत्री हैं इसलिए जाएंगे ही। पर असल खेल वसुंधरा राजे का वहां पर होने वाला है और उनकी ग्रैंड एंट्री कल हो रही है अंता के उपचुनाव में। इधर कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेता बिहार में फंसे हुए हैं। सचिन पायलट चुनाव प्रचार करके कल आ गए हैं और फिर से कल चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। अशोक गहलोत यहां से फ्लाइट पकड़ते हैं, होटल में जाके पटना रुक जाते हैं, बाइट देते हैं, एक बार सदाकत आश्रम में घूम आते हैं, फिर वापस जयपुर चले आते हैं क्योंकि प्रभारी हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी या खड़गे साहब की किसी सभा में मुझे जाने का मौका मिले, मिल भी जाएगा। उनकी कोशिशें कामयाब हो जाया करती हैं, मगर उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब ये दोनों नेता यहां आए तो थोड़ा मजा आए, अंता उपचुनाव में आएंगे न आएंगे इसकी कोई गारंटी अभी तक नहीं है। हो सकता है कि प्रमोद जैन भाया बुला भी लें। अब लोग कुछ कह रहे हैं कि देखिए प्रमोद जैन भाया जो है वो भीतरी खेल खेलते हैं इसलिए आपको नजर नहीं आता, मगर जो सट्टा बाजार की खबर आई थी कि सट्टा बाजार प्रमोद जैन भाया को जिता रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि खा रहे हैं लोग, कोई लगा नहीं रहा है। हमने कहा ये तो गजब का सट्टा बाजार है कि प्रमोद जैन भाया जीतेंगे, इस पर हम खाएंगे लगाएंगे नहीं, तो फिर तो ये फिक्सिंग भी हो सकती है। पर पता नहीं, देखिए चुनाव में साम दाम दंड भेद ये सब चलते रहते हैं और ये भी सर्वे भी एक तरह का हिस्सा है। कभी प्रमोद जैन भाया के तरफ से किसी एक अखबार से मिलता जुलता नाम देकर सर्वे आता है जिसमें वो जीत रहे होते हैं, कभी बीजेपी वालों के नाम से सर्वे आता है वो जीत रहे होते हैं। नरेश मीणा वाले तो सोशल मीडिया का माहिर हैं, रोज ही जिताते रहते हैं। पर अभी भी गेम जो है फंसा हुआ है। पहले जो लग रहा था कि नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया में टक्कर है, अब पिछले 3-4 दिनों में यह मामला घूमा है और ये अब बीजेपी और नरेश मीणा में टक्कर दिखाई दे रहा है। दोनों चुनाव जीत सकते हैं।
चूंकि नरेश मीणा अकेले पड़े हुए हैं, राजेंद्र गुढ़ा उनके लिए पसीना बहा रहे हैं, नौजवान जो हैं वो दलित समाज के, गुर्जर समाज के लगे हुए हैं। अब कितने प्रभावी हो पाते हैं पता नहीं, पर असल में मुझे लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय भी बड़ी संख्या में है। वो वेट करेंगे आखिरी दिन तक कि बीजेपी को हराने में कौन सक्षम है, उसके साथ वो जा सकते हैं। इसलिए अभी खेल जो है, गेम जो है वो ओपन है, वो बंद नहीं हुआ है। और ये सियासत जो है अंता की, इसकी धमक, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसकी धमक राजस्थान की राजनीति को बदलने वाली होगी। अगर नरेश मीणा जीत जाते हैं तो कांग्रेस की राजनीति हलकान होगी उस इलाके में, क्योंकि वोट बैंक वही है। अगर दूसरे नंबर पर भी बड़े हिस्सेदारी के साथ रहते हैं तो उनका मनोबल ऊंचा रहेगा, अब वो बार्गेन करके कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। मगर हार गए तो इस ठप्पे के साथ 3 साल जीना आसान नहीं होता। ये तो हर जगह चुनाव लड़ लेता है, हार जाता है, आदत हो गई, इसलिए उनके लिए भी विकल्प सीमित हैं। मगर बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि भजन लाल शर्मा को जीतना ही होगा। अगर हारेंगे भी तो भजन लाल शर्मा को कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ना तो अपनी ये मेधा से इस गद्दी पर आए हैं, ना अपनी मेधा से जाएंगे। ये पसंद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, पिया को जब तक पसंद तब तक दुल्हन। तो फिर इनकी गद्दी को कोई खतरा है नहीं सीट के हारने और ना हारने से। वसुंधरा राजे की राजनीति पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा अगर नरेश मीणा बड़ा डेंट लगाते हैं या फिर प्रमोद जैन भाया कम बैक करते हैं। तो देखिए, ये कहानी वहां पर कही जाती है कि बीजेपी और कांग्रेस अंदर खाने एक है, क्योंकि जिला प्रमुख जब उर्मिला जैन भाया बनी थी, प्रमोद जैन भाया की पत्नी, तो किस तरह से कांग्रेस ने अंदर खाने सपोर्ट किया था, माफ कीजिएगा बीजेपी ने अंदर खाने सपोर्ट किया था, और गुस्से में दुष्यंत सिंह के दफ्तर पर हमला भी हुआ था। वो दृश्य अभी भी राजस्थान के लोगों के दिमाग में याद रहता है। पर जब असल झगड़ा, असल लड़ाई एक सीट के लिए आती है तो फिर सबको लगता है कि हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए। ये वसुंधरा राजे के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इसीलिए महारानी कल इस पॉलिटिकल एरिना में, इस राजनीतिक अखाड़े में एंट्री कर रही हैं। उनकी एंट्री के बाद मामला दिलचस्प होगा। तस्वीर अभी कम से कम साफ होने में 3 से 4 दिनों का वक्त और लगेगा। तब तक आप राजस्थान की इस सियासत का मजा लेते रहिए। हां, पेपर लीक के मसले पर जिस तरह से पहले समीर जैन ने और उसके बाद अशोक जैन ने सरकार को घेरा है, कुछ कहने के लिए बचा है क्या? कह दिया कि जातिगत या समूह के दबाव में फैसला नहीं लेना। जिस बात को हम इतने दिनों से कह रहे थे और सरकार सुन नहीं रही थी, वो बात अगर न्यायालय के जरिए कही जाए तो फिर ये बात बेहद सरकार के लिए गंभीर है, और सरकार के लिए सोचना चाहिए कि दबाव समूहों के जरिए अगर फैसला लिया जाएगा तो फिर सरकार की गरिमा कमतर होती है, सरकार का इकबाल कमजोर पड़ता है। इसलिए अभी भी वक्त है। पेपर लीक को लेकर जो जांच शुरू हुई थी वो जांच तेज होनी चाहिए। मुझे तो पता नहीं कब एसआईटी का गठन हुआ, क्योंकि एसओजी को ही एसआईटी कह दिया गया, जिस पर मुझे घोर आपत्ति थी। अब वो एसओजी के अफसर बदल गए हैं, अब एसआईटी में कौन है पता नहीं। एसआईटी प्रॉपर ढंग से गठित होनी चाहिए, और हर पेपर लीक जो हुआ है उसके लिए अलग अलग एसआईटी का गठन होना चाहिए। भजन लाल शर्मा जी, अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार ही आपको जिंदा रखेगा, इसके अलावा कोई आपके पास विकल्प नहीं है। अशोक गहलोत सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार का खौफ अगर जनता के दिलो दिमाग से निकल जाएगा तो फिर इस सरकार को कोई बचा भी नहीं पाएगा। इसलिए आपके लिए भी जरूरी है कि उन भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मसलों की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। जो बेरोजगार हैं उनकी हाय ना लगे,
इसकी परवाह करनी चाहिए। आप देखते रहे स्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।